नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12 इतिहास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या समझा था? फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो है कृषि प्रौद्योगिकी तक समझ लिया था, यानी कि फर्स्ट पार्ट में अपन ने थोड़ा इस सभ्यता का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा। फिर उसके बाद में अपन ने आरंभ पढ़ा, फिर निर्वाह के तरीके, फिर अपन ने कृषि प्रौद्योगिकी। तो अपन ने इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट में ये कवर किया। अब सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में अपन समझने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। तो इसके बारे में अपन समझने जा रहे हैं। यदि आपको फर्स्ट वीडियो देखना है तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना किसी तरह की वीडियो की तरफ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो एक नियोजित कृत शहरी केंद्र, यानी कि मोहनजोदड़ो किस प्रकार के क्षेत्र था। तो मोहनजोदड़ो सिंपल सा है कि जैसे आपने छोटा भीम का सीरियल देखा हो, बचपन में आपने छोटा भीम देखा हो, तो छोटा भीम में जो दुर्ग है, दुर्ग पे कौन रहता था? तो दुर्ग पे जो रानी इंदुमती है और उसके अलावा वो राजा जी जो है वो रहते थे। उसके अलावा जो नीचे शहर होता था तो उसमें कौन रहता था? तो उसमें भीम, डोलू बोलू, कालिया, ये सब लोग जो है ये रहते थे, है ना? आपने जैसा कि देखा है। तो जो आपके मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पर भी आपके ऊपरी शहर है उसको दुर्ग कहते हैं, और जो निचला शहर है उसे कहते हैं निचला शहर, जहाँ पे आम जनता जो है वो निवास करती है। और जो दुर्ग है, दुर्ग में आपके जो शासक वर्ग हो गए, जो सामंत हो गए, तो ये लोग जो है वो दुर्ग में निवास करते हैं। और जो पंडित हो गए बड़े बड़े, तो वो लोग जो है वो दुर्ग में निवास करते हैं। और निचले शहर में कौन निवास करते हैं? जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो शिल्पकारी का कार्य करते हैं, जो मतलब घर वर बनाते हैं, तो मतलब वो लोग जो है वो निचले शहर में रहते हैं। तो इस प्रकार से था इसका शहरी केंद्र। तो अपन समझ लेते हैं अब इसकी डिटेल वाइज चर्चा। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहल शहरी केंद्रों का विकास था। आइए हम इसी शहरी केंद्र में से एक मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। सबसे पहले खोजा गया स्थल ये है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बस्ती को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एक तो छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, यानी कि जो दुर्ग है जिसमें कौन जो सामंत थे वो लोग ही रहते थे। और दूसरा उसके नीचे, दूसरा कहीं उससे बड़ा लेकिन वो नीचे था। पुरातत्वविदों के अनुसार इसे निचला शहर व दुर्ग का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई के कारण इसे कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, यानी कि जो दुर्ग की संरचना है वो कच्चे ईंटों के चबूतरे से बनी हुई थी। दुर्ग को चारों ओर दीवारें से घेरा गया था, जिससे निचला शहर को अलग किया जाए। यानी कि जो सुरक्षा के लिए है, दुर्ग को चारों ओर से घेरा गया था, यानी कि ये बीच में दुर्ग है, दुर्ग को चारों ओर से ईंट की जो है वो प्राचीर बना दी गई थी, जिसे परकोटा भी कहते हैं। तो वो बना दिया गया था ताकि जो है दुर्ग वो निचले शहर से अलग हो जाए। और ऐसा ही निचले शहर में भी क्या था? निचला शहर होता है अपना, फिर निचले शहर के भी चारों ओर एक परकोटा बना दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो है ये था। बात करें, ये रहा निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया। इसके अतिरिक्त इसमें कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि एक श्रमिक प्रतिदिन घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा। तो उसी आधार पर जो काम बनने के लिए 40 लाख श्रम दिवस, यानी कि 40 दिनों की जो आवश्यकता है वो पड़ती थी। वो बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि एक कोई भी संरचना बनानी हो तो उसके लिए। अब देखते हैं यहाँ पर चबूतरों को यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा काम भवन कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती नियोजन किया गया, फिर उसके बाद में कार्यान्वयन किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल हैं, यानी कि जो ये ईंटें हैं ये पक्की ईंटों का प्रयोग करके जो है ये संरचनाएं बनाते थे। और पक्की ईंटें कैसे बनती थी? तो पक्की ईंटें धूप में सुखाकर या आपके आग में पकाकर जो है आपकी पक्की जो ईंटें हैं वो बनाई जाती थी। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई आपके चौड़ाई और क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार जो ईंटें हैं वो हड़प्पा सभ्यता में लाई गई, जिसके अवशेष हमें मिलते हैं। हमने शुरू का जो है ये टॉपिक समझ लिया। फिर आप समझेंगे हम नालों का निर्माण, यानी कि यहाँ की जो दूसरी सबसे विशेषता क्या है कि नियोजित कृषि क्षेत्र की बात क्या है कि जो नालों का निर्माण, यानी कि ये सबसे अनूठी जो प्रणाली है उसमें हुआ है। यानी कि जो नालियाँ हैं, नालियाँ कैसे बनती थी? तो जो नालियाँ हैं वो पक्की ईंटों की सहायता से बनाई जाती थी, और कुछ नालियाँ जो है वो लकड़ी से भी बनाई जाती थी। जैसे कि इसका उदाहरण कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलता है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ की जो नालियाँ हैं वो मुख्य रूप से जो है लकड़ी की बनाई जाती थी। इसके अलावा जो यहाँ की सड़कें हैं, सड़कें समकोण पर बनाई जाती थी और ये ग्रिड पद्धति के द्वारा जो है बनाई जाती थी। अब चर्चा करते हैं इसके पूरे टॉपिक की तरफ। हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट प्रणाली में से एक थी जो कि नियोजित जल विकास की प्रणाली थी। यदि आपने निचले शहर के नक्शे को देखा तो आप जान पाएंगे कि वहाँ की सड़कें, गलियाँ क्रमशः एक ही ग्रिड पद्धति पर बनाई गई, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उसके बाद में अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों से निकालना हो या नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था।
तो इस प्रकार से है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो दूसरी विशेषता है क्या जाती है, गृह स्थापत्य। जैसा कि आपने देखा ये गांव का घर, तो गांव का घर किस प्रकार से होता है, तो गांव के घर में एक आंगन होता है। आंगन में जो है सभी लोग गर्मी के मौसम में या अर्धशुष्क मौसम में क्या करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि स्वेटर वगैरह का काम, इधर से खाना वाना बनाना, खेलना। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो यहाँ पर भी होता था। जैसे कि अपन चर्चा करते हैं, मोहनजोदड़ो एक निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें घर जो है वो एक आंगन पर केंद्रित था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था, जैसे मैंने आपको बता दिया। खासतौर पर गर्म व शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों के द्वारा अपनी एकाग्रता को दिखाने, एकांता यानी कि अपनी प्राइवेसी को दिखाने वाला एक महत्व दिखता है। यानी कि यहाँ पे जो भूमितल से बने जो भी घर थे, भूमितल से बने घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से जो आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी कि यदि आप बाहर से देखेंगे तो पूरे घर का जो अवलोकन है वो नहीं होता था। हालांकि जो घर है वो ईंटों के फर्श पर बनाया गया, यानी कि पक्की ईंटों से जो ये घर बनाया जाता था। उसके अलावा पक्की ईंटों का बना यहाँ पर स्नानागार भी होता था। और बात करें तो यहाँ पर कुएँ भी पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 700 है। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ जो है वो भी पाई गई है। अब समझते हैं अपन दुर्ग को। तो दुर्ग भी सिंपल से संरचना है। इसके अंदर दुर्ग में जैसा कि आपको याद है ही सही, मैंने पहले बताया कि दुर्ग में कौन निवास करता है, तो दुर्ग में पंडित, सामंत जो ये लोग हैं ये निवास करते हैं। तो दुर्ग का जो इस्तेमाल कब किया जाता था, तो विशेष अनुष्ठानिक कार्यक्रम में किया जाता था। दुर्ग के अंदर 2 प्रकार की जो संरचना है वो पाई गई है। एक तो मालगोदाम पाया गया है और एक क्या पाया गया है, विशाल स्नानागार। जो मालगोदाम है, मालगोदाम की जो संरचना है वो अधिकांशतः लकड़ी की बनी होती थी। इसकी वजह से वो क्या नष्ट हो गया है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा अपन को डिटेल नहीं जानना है। लेकिन जो आपके विशाल स्नानागार है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो विशाल स्नानागार है वो कैसा होता था, वो एक आयताकार संरचना होती थी। उसके ऊपर व नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। उसके साइड में जो है वो कमरे बने होते थे, 4 कमरे इधर और 4 कमरे इधर। तो इस प्रकार से जो कमरे हैं वो उसमें बने होते थे, ताकि क्या जो छोटे बच्चे हैं ये लोग ना आ सके। लेकिन जो वो विशाल स्नानागार है वो कैसे बनता था, तो विशाल स्नानागार को बनाने के लिए जो जिप्सम व गारे का प्रयोग करके उसको बनाया जाता था। और जो विशाल स्नानागार है वो भी आपकी जो है पक्की ईंटों से बना होता था। तो इस प्रकार से होता था आपका विशाल स्नानागार। दुर्ग में हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था, जिसमें से एक है मालगोदाम एक ऐसी संरचना है जो कि ईंटों से बने, केवल उसके कुछ निचले से ही शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो लकड़ी से बने होते थे वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए हैं। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना होता था। यह एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर गलियारों से घिरा होता था। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तर व दक्षिण भाग में सीढ़ियाँ बनी होती थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम व गारे का प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया है। जलबद्ध यानी कि इसका पानी निकल जाए, जैसे कि आपने स्विमिंग पूल देखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस प्रकार का जो है स्विमिंग पूल होता था। स्विमिंग पूल में भी जैसे कि आपको याद है सही, ऊपर नीचे जाने के लिए आपकी सीढ़ियाँ होती थी, है ना। और इसके तीनों ओर कक्ष बने होते थे। और इसमें एक बड़ा कुआं भी था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली व दूसरी गली अपेक्षाकृत छोटी संरचना में थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक स्नानागार से नाली गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से इस बात का बड़ा स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग जरूर ही किसी विशेष अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यानी कि जो दुर्ग है इतना बड़ा, जो विशाल संरचना है, उसके बनाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो इसका कारण क्या था कि कोई भी अनुष्ठानिक कार्य होता था तो सब लोग जो है एक साथ एकत्र होते थे, तब इतने बड़े जो है उसका इतनी बड़ी जो संरचना है उसका इस्तेमाल किया जाता था। और अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट है इसका सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, यानी कि इसमें जो सामाजिक भिन्नताएं उसका अवलोकन कैसे होता था। तो एक तो सामाजिक भिन्नता यानी कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो इस बारे में जो अवलोकन है वो कैसे होता था। तो इसका अवलोकन करने के लिए एक तो समाधान जैसे कि आप जानते हैं कि जो मृत लोगों को दफनाया जाता है तो उसे समाधान कहते हैं, एक तो उसके द्वारा, और एक उसके अलावा आपके प्रयोग लिया जाता था विलासिता की वस्तुओं की खोज। तो इस प्रकार से हम इसमें 2 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। समाधान, जैसे कि पुरातत्वविद यह जानते थे कि इसकी संस्कृति में आर्थिक भिन्नताएं थी। उसके अलावा सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक है समाधान का अध्ययन करके हम पिरामिडों, जैसे कि आपने मिस्र का पिरामिड देखा हो तो उसमें भी इसके समकालीन जो है साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा के समकालीन थे, इससे परिचित थे। इसमें कई पिरामिड राजकीय समाधान थे। राजकीय समाधान उसमें जो है बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वो दफनाई गई थी। और उसके अलावा जो गरीब लोग होते थे तो उसके जो समाधान है उसमें कम चीज़ें जो है वो दफनाई जाती थी। तो इसके कारण जो आर्थिक प्रकार की जो भिन्नताएं वो नज़र आती है। हड़प्पा स्थलों से समाधान
में आमतौर पर मृतकों की गर्त पर दफनाया जाता था। मृतकों को क्या गर्त में दफनाया जाता था। कभी कभी शवदान के अंतर्गत इसकी बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। इन गर्तों को ईंटों की चिनाई करके बनाया जाता था। इसकी जो सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। कुछ कब्र में मृतभांड व आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जो ये लोग मरणोपरांत इन चीज़ों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये एक तांबे का दर्पण मिला है। और उसके अलावा 1980 के दशक में हड़प्पा में कब्रिस्तानों का उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप जो है शंख के छल्लों का प्रयोग देखने को मिला, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। जैसे कि ये फोटो है, तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो मृत भांडे ये रखे हुए हैं। तो ये जो मृत भांडे, तो इनसे पता चलता था कि जिसने जो मतलब अमीर लोग होगा तो वो इसकी जगह से सोने व चांदी के आभूषण रखेगा। उसके अलावा जो गरीब है वो लोग मृत भांड और ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो रखते हैं। तो इसकी वजह से जो सामाजिक भिन्नता है उसका भी पता जो है ये चलता है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है आपके विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे सामान है जो विलासिता को दर्शाते हैं। जैसे कि ये फ्योन से बना हुआ पात्र है। ये ऐसा माना जाता है कि जो ये है परफ्यूम की बोतल है, यानी कि जो ये एक महंगी जो धातु होती है और फ्योन से बनाई जाती थी, तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता था, इसलिए ये बहुत महंगी धातु होती थी। इसका जो साक्ष्य है वो बहुत कम जगह पर मिलते हैं, तो इसी कारण इसका प्रयोग जरूर से जो अमीर लोग हैं वो करते हैं, ऐसी मान्यता, ऐसा माना जाता है। देखते हैं इसका डिटेल। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक और अन्य विधि पूरा वस्तुओं का अध्ययन करके पुरातात्विक वास्तविक तौर पर मोटे तौर पर उपयोगी व विलासितापूर्ण वस्तुओं का वर्गीकृत करते हैं। पहले वो रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली सामग्री सम्मिलित है, जिसमें पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जिसमें चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल होते हैं। परंतु कई बस्तियाँ ऐसी सर्वत्र पाई गई जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं, जिनमें से जो है कीमती वस्तुएं मिले हैं जो कि दुर्लभ अथवा महंगी है। स्थानीय तौर पर अनुपलब्ध पदार्थों से जटिल तकनीक से बनी एक इसी प्रकार की जो संरचना है ये फ्योन से बना हुआ पात्र। तो इसमें जो घिसी हुई रेत तथा बालू रंग का प्रयोग करके इसे बनाया गया और छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना किसका होता था, कठिन होता था। और हमें रोज़मर्रा के प्रयोग में वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फ्योन से जैसे दुर्लभ पात्रों से बनी होती थी, जो फ्योन जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी होती थी, तो इससे जो सामाजिक भिन्नताएं ये देखने को मिलती है कि कुछ जगहों से जो है जैसे फ्योन जैसे जो दुर्लभ पदार्थ हैं उससे बनी हुई चीज़ें मिलती है, जबकि कई स्थानों पर जो है वो रोज़मर्रा के सामान है, जैसे मिट्टी से बनी हुई सामान है, वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो सामाजिक भिन्नताएं वो देखने को मिलती है। यदि हम ऐसी पुरानी वस्तुओं का विवरण या वितरण का अध्ययन करें तो हम जान पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ जो वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित थी और छोटी बस्तियों में ये विरल थी, यानी कि छोटी बस्तियों में जो महंगी वस्तुएं वो कम मिलती थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी जगह थी तो वहाँ पर ये वस्तुएं अधिक मिलती थी। उदाहरण के लिए जो फ्योन से बना हुआ पात्र है तो वो मिलता है, जो कि एक सुगंधित द्रव्य, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परफ्यूम होता था ये एक प्रकार का, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में नहीं मिले हैं। सोना दुर्लभ तथा संभवतः आज की भांति कीमती था, इसलिए कई स्थलों से प्राप्त हुआ है, कई स्थलों से सोना जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में अपन ने समझ लिया है मोहनजोदड़ो एक नियोजीकृत जो शहरी केंद्र है वो, और उसके अलावा अपन ने समझ लिया है कि यहाँ पर जो सामाजिक भिन्नता है वो किस प्रकार से देखी जा सकती है। तो अपन ने इस वीडियो में ये चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।